तो भाई लोग एवं बहन लोग, हम लोग कुछ और टॉपिक जो छूटा हुआ वो भी देख लेते हैं। ये तो मैंने मोलार मास के ऊपर क्वेश्चन करा दिया, लेकिन मैंने एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका नहीं बताया। कुछ बच्चों का छूटा हुआ है एवरेज एटॉमिक मास निकालना, ये कैसे निकालते हैं। तो देखो ये बहुत आसान है। अगर आपको एटॉमिक मास निकालना आ गया, मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया, तो एवरेज एटॉमिक मास भी निकाल लेंगे। लेकिन मैं मॉलिक्यूलर मास से उसको पहले इसी कारण पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का ही मास। तो जब आप बोलेंगे कि सर एटॉमिक मास तो पढ़ाए ही नहीं, एवरेज एटॉमिक मास क्या है। अब देखो कुछ एलिमेंट का मास तो सिंपल है कि एक ही मास नंबर उसके हर एटम में दिखाई देता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जिसको मैंने बताया था आइसोटोप, यानी एक ही परिवार के हैं, मतलब एटॉमिक नंबर वो दोनों अलग अलग एटम उठाया मैंने अलग अलग जगह से, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर एक ही है, मतलब एक ही एलिमेंट से है या एक ही परिवार से है वो, जैसे कार्बन या क्लोरीन। लेकिन मास नंबर वो दोनों एटम अलग अलग शो कर देते हैं अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं जमीन के बहुत नीचे से कार्बन उठा करके ला रहा हूँ तो उसका मास 14 हो सकता है। ठीक है, और जो जमीन के ऊपर लेवल में जो मैक्सिमम मिलता है वो 12 मास शो करता है। या फिर क्लोरीन जो मोस्टली नॉर्मल जगह पे गैस स्टेट में हमारे पास अवेलेबल होता है वो 35 शो करता है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे क्लोरीन आइटम हैं जो मास 37, 36, 34, इवन 39, 43 तक शो करते हैं। हालांकि इन सभी का हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम है, तो हम लोग उसको नहीं मान सकते। लेकिन हाँ 37 का हाफ लाइफ पीरियड काफ़ी ज़्यादा टाइम तक है, तो मतलब एटलीस्ट इतना है कि हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हमको ये दोनों मास को देख करके एक एवरेज मास निकालना होगा, क्योंकि दो मास है मेरे पास। तो दो मास है मेरे, तो दोनों में से किसी भी एक मास को मैं उसका मास नहीं मान सकता, मुझे एक एवरेज वैल्यू बतानी होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है मास नंबर ऑफ द फर्स्ट केस इनटू परसेंटेज वैल्यू ऑफ सेकेंड फर्स्ट वैल्यू, सॉरी मास वैल्यू ऑफ फर्स्ट इनटू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट प्लस मास ऑफ सेकेंड केस इनटू परसेंटेज वैल्यू ऑफ सेकेंड। परसेंटेज वैल्यू में किसकी बात कर रहा हूँ, अवेलेबिलिटी की, नेचर में कितना अवेलेबल है। और अगर और है तो डॉट डॉट, ये लास्ट सिस्टम यही रहेगा कि जितना मास इनटू उसका परसेंटेज। एक एग्जांपल के साथ देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये आप लोगों ने 9th में किया है, और बीते कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले अनअकैडमी के एग्जाम में बच्चे से पूछा गया था, अपने ग्रुप के आदिल से। क्वेश्चन बहुत इजी है, टाइम के चक्कर में बेचारा मेरे से पूछा तो, लेकिन मेरे को उसका वैल्यू याद था क्योंकि एक दिन पहले ही मैं पढ़ाया हुआ था। तो क्वेश्चन में गिवन ये था कि क्लोरीन 35 जो है उसका नेचर में अवेलेबिलिटी है 75%, मतलब टोटल जितने क्लोरीन है ना उसमें से 75% क्लोरीन ऐसा है और 25% क्लोरीन ऐसा है। तो इसका एवरेज मास होता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ तो ये ऐसा कंडीशन है कि बच्चे क्लास में 4 बच्चे हैं, 4 में से 4 बच्चों का 75%, यानी कि 3 बच्चे जो ऐसे हैं और 1 बच्चा ऐसा है। तो एवरेज निकालूंगा तो क्या करूँगा, मुझे इसको इससे और उसको उससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 35 ये इसका मास नंबर याद रखिएगा, इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100। मैं सीधा ही सॉल्व करके बोलता हूँ, 7 to 35.5 आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन के लिए तो यहाँ पर अपना है नहीं, कभी कभी ये क्या होता है फ्रैक्शन में दे देता है, 75% ना दे करके आपको 3/4 कर देगा। अगर वैसा कर दिया था तो बहुत आसान, तो सीधा कट जाएगा। अगर 3/4 दे दिया तो, और ये 1/4। लेकिन कभी कभार क्या देता है, ये फ्रैक्शन में नहीं देता है, वो क्या करता है आपको रेशियो में दे देगा। बोलेगा क्लोरीन मास ऑफ क्लोरीन 35 इज टू मास ऑफ क्लोरीन 37 इज 3:1। अगर ऐसा दे दिया तो उस केस में देखिए आप रेशियो 3:1 है। आप लोगों ने बचपन में तरीका पढ़ाया, एक्स मान लेते हैं वो वैल्यू जिसका 3 और 1 टाइम्स है, तो रेशियो जगह 3x और 1x, यानी टोटल मास 4x है, जिसका 3x ये है और 1x ये है, यानी कि फिर से उपवाट हो जाएगा 3x + 1x। तो टोटल मास हो गया आपका 4x, जिसमें से 3x ये है, यानी कि 3x/4x, यानी कि ये परसेंटेज वाइज हो गया 75 या 3/4। फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कार्बन का भी आपके बुक में है 12 मास होता है ना, ठीक है। एक तो 12 होता है जो एग्जैक्ट वाला है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 12 है, इसी कारण इसको उठाया गया था 12U। इसका परसेंटेज है 0.989। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लगभग पूरी तरीके से। फिर 0.01108, ये जो है 13 मास वाले का भी है, 13.0035 वाले का।
35। और जो 14 वाले का मैंने बताया बहुत कम, जमीन के बहुत नीचे में मिलता है वो, ये तो दुनिया में एकदम कम लेवल पे है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, मैं भी सीधा सीधा आंसर ला दूंगा इसको। तो ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करके 12.0108 होता है, लेकिन इसको सॉल्व करके इतना आता है। ये कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास हो गया, ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हो गया। तो आप लोग जो क्लोरीन का मास पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं, कार्बन का ये पढ़ते हैं। तो हम हर एलिमेंट का लगभग एवरेज एटॉमिक मास ही पढ़ते हैं, उसके सारे अलग अलग आइसोटोप्स का मास को एवरेज कर दिया जाए। और ये एवरेज वैसा नहीं कि दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ सेम रेशियो में नहीं है ना, तो हम लोग वो रूल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का मास जोड़ देना। जैसे कि मैं CO2 बोलूँगा तो CO2 मीन्स कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का, ठीक है, पूरे एलिमेंट का मास जोड़ना है तो 44 ग्राम। ये उसके एक मॉलिक्यूल का मास है। और इसी मॉलिक्यूल को मैं अगर ऐसे ही मॉलिक्यूल का मैं एक मोल उठा लूँ, यानी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उठा लूँ, तो ये मास फिलहाल मॉलिक्यूलर मास जो है U में आता है। लेकिन इसके अगर उतने सारे मास उठा लूँ 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उठा लूँ CO2 के, तो उसका मास 44 ग्राम हो जाता है। यानी कि मॉलिक्यूलर मास मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास जब मोलार मास बनेगा तो वैल्यू वही रहेगी, बस उसका वैल्यू जो है ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी बार कई बार मोलार मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, मतलब एटॉमिक मास ग्राम में, ओके। और फॉर्मुला यूनिट मास भी ऐसे ही होता है, बस फर्क ये है कि मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल के लिए बोला जाता है जो कि मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, और फॉर्मुला यूनिट मास एक फॉर्मूला के लिए जो कि ऑपोजिट टाइप के आयन से क्रिएट होकर के बनता है। हम लोगों ने आज क्वेश्चन किया था बुक में परसेंटेज मास कंपोजिशन का। परसेंटेज मास कंपोजिशन निकालने के लिए आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बता दिया है कि जितने भी जिसका भी परसेंटेज मास कंपोजिशन निकालना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। सॉरी, इम्पोर्टेंट तो है बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। तो आप लोग को लगे कि अरे सर फास्ट भागे है, तो मैंने इसी का वीडियो बना के डाला हुआ है ताकि आप रिपीट करके देख सकें कि कैसे क्या बता रहे हैं सर। फिर बाकी प्रॉब्लम है तो अपना क्लास से ही आप अपने क्लास में पूछेंगे। और बात आती है अच्छा, एक और बात बताता हूँ, प्लीज़ इसको सब्सक्रिप्शन के लिए ज़बरदस्ती इधर मत भेजिए। ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए बनाया, ये वीडियो, मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। तो आप में से जिसको जानना होगा वो केवल इस क्लास को देखिए। आपको सब्सक्राइब करना नहीं करना उसके लिए भी मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अलग क्लास का वीडियो डालता हूँ तो हो सकता है बार बार आपके पास मैसेज आएगा हर क्लास के लिए। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं, क्योंकि मैं भी आज से कोशिश करूँगा, जैसे नोट क्लास का छूट जाता है, न्यूमेरिकल कम कर दें तो मैं न्यूमेरिकल्स बना के इस वीडियो पे डालते रहूँगा क्लास 11 लिख के। तो अगर आप चाहते हैं पाना तो आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए इस ग्रुप पे, ठीक है, क्योंकि ये अगर बात घूमने लग गया, फैलने लग गया, तो फिर ये स्कूल चला जाएगा कि हम वो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वाला क्लास का काम कर रहे हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ परसेंटेज मास कंपोजिशन में। बहुत ईजी है, मैंने अभी जस्ट बताया था। परसेंटेज मास कंपोजिशन अगर निकालना है CO2 का, तो मास ऑफ CO2 जिसका भी निकालना है उसका मास बाई मास ऑफ CO2, ठीक है, इनटू 100। इस तरीके से करके आप निकाल सकते हैं। अब बारी आती है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। अगर एक एलिमेंट का मैं टोटल नंबर ऑफ, मुझे उसका गिवन मास, अलग अलग एलिमेंट का गिवन मास मालूम है मुझे, ठीक है। एक एलिमेंट है जो बोल रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और जो आपके बुक में, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बन रहा है, ठीक है, इससे मिलकर बना। लेकिन कितने कितने एटम्स है ये नहीं बताया है। बोल दिया क्या है कि इस कंपाउंड का मोलार मास 98.96 है, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, तो मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, ठीक है। जैसे ठीक है, मैं मोलार मास चेंज करता हूँ। मोलार मास मान लीजिए मेरे पास 129 ग्राम, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले मान लीजिए गिवन क्वेश्चन में है कार्बन का मास इक्वेशन में 24 है, हाइड्रोजन का मास उस इक्वेशन में 4 है, और क्लोरीन का मास उस इक्वेशन में 37, ठीक है। तो मुझे बोला जा रहा है
ठीक है। मुझे बोला जा रहा है कि इसका और मुझे मोलार मास भी गिवन दे दिया गया है। मुझे बोला जाएगा कि चलिए इससे आप फॉर्मूला क्रिएट कीजिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इससे हम केवल एम्पिरिकल फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? गिवन मास 24 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 24 बाई इट्स मोलार मास इज 12, यानी कि 2 मोल है कार्बन के। हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन के एटम की बात हो रही है, क्योंकि अब ये ग्रुप के अंदर है, ठीक है। अकेला रहता तो मैं 2 मास लेता, इसका यहाँ ग्रुप में है तो इट विल बी 4 बाई मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 4, तो ये 4 आ गया इसके नंबर ऑफ मोल्स। सॉरी मैंने 37 लिख दिया है एक्चुअली। दिस इज 35.5, यू ऑलरेडी नो। ये इसका कितना आ जाएगा? 35.5 बाई इसके एक एटम का भी मास होता है, यानी कि इसके एक एटम। तो इस अब जिसका जितना एटम है उसके हिसाब से अगर आप इसको बना लें, ये जो बना ना, ये कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपने रेशियो से बनाया। अब इसके मोलार मास के हिसाब से आपको इसका स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? मान लीजिए इसका मोलार मास गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल इट इज 123 ग्राम, ऐसा गिवन है, ठीक है, मोलार मास। तो क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी से ऑब्टेन हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, ठीक है। इसका जो मास होगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये जो कीजिएगा आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मोलार मास 123 ग्राम, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास तो 12 दूनी 24, ठीक है, प्लस 4 और 35.5। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, 24 प्लस 4 प्लस 35.5 28 और 5 33 और 30 33 और 30 63.5 ये आ रहा है, ठीक है। मैंने फिर से गलती कर दी, मोलार मास 127 मान लीजिए, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ऐसा नहीं कि इतना ही गिवन होगा, बस मैं आसानी के लिए कर देगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 63.5 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला है C2H4Cl। इसको काटिएगा तो ये हो गया 2, तो 2 इंटू दिस वैल्यू। अब ये आप बोल रहे हो ये क्या कर रहे हैं सर? ठीक है, मैं फॉर्मूला मैंने खुद बनाया है, बस समझने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा, हर चीज़ का इसमें डबल कर दीजिए, जितना ये रेशियो आता है उतना से इसके सारे आइटम को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये जो फॉर्मूला आ गया दिस विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आसान है, बहुत आसान। चलिए।